नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 अप्रैल 2022 और आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का हमारी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा सामान्य विज्ञान का है और पढ़ेंगे लोहे के प्रकार के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू करेंगे लोहे के प्रकार के बारे में। ढलवां लोहा, तो इसे कच्चा लोहा कहते हैं। यह सुगमता से गलने वाला, कठोर एवं भंगुर होता है। दूसरा जो प्रकार है वह है पिटवा लोहा, तो इसमें आघात वर्धनीय व तन्यता का गुण होता है। इसका उपयोग या इनका उपयोग तार, जंजीरें, कील आदि बनाने में किया जाता है। स्टील की बात करें तो इसमें कार्बन 0.1 से 1.5% होता है। इसमें मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन, सिलिकॉन आदि का मिश्रण कर विशिष्टता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट में देखें तो मिश्र धातु, 2 अथवा अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। प्रमुख मिश्र धातुएं निम्न हैं। 1 नंबर की बात करें, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु मैग्नीशियम, तो इसका उपयोग हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किया जाता है। इसको एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम मिलाकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट में देखें ड्यूरालुमिनियम, तो इसका उपयोग हल्के परंतु मजबूत उपकरण बनाने में करते हैं। इसमें एल्यूमिनियम के साथ कॉपर व मैग्नीशियम मिलाया जाता है। आगे देखते हैं तांबे की मिश्र धातुएं, तो कांसा, इसमें तांबा एवं टिन मिलाया जाता है। पीतल की बात करें तो इसमें तांबा एवं जिंक मिलाया जाता है। रोल्ड गोल्ड की बात करें तो इसमें तांबा एवं एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। सिक्के की धातु की बात करें तो इसमें तांबा, टिन एवं फास्फोरस मिलाया जाता है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें तांबा, जिंक एवं निकल मिलाया जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं अधातु एवं प्रमुख यौगिक। धातु की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। ये धातुओं से पूर्णतः भिन्न होते हैं। गंधक की बात करें तो यह हल्का पीला, अपारदर्शी, भंगुरशील, क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका उपयोग गंधक, अम्ल, बारूद, दियासलाई, कीटनाशक, औषध बनाने में आदि में किया जाता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस है, यह तत्व अंधेरे में चमकता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं बल्कि यौगिक रूप में ही पाया जाता है। इसका उपयोग दियासलाई बनाने, चूहे मारने की दवा बनाने, मिश्र धातु आदि बनाने में किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस हवा में जलने लगता है, अतः इसे जल में सुरक्षित रखते हैं। सिलिकॉन की बात करें तो यह विद्युत का कुचालक पदार्थ है। इसका उपयोग स्टील बनाने, सिलिकॉन शेल बनाने, कंप्यूटर चिप बनाने आदि कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट में देखें तो ओजोन है। ये ऑक्सीजन का अपरूप है। यह तीव्र ऑक्सीकारक होती है। इसका उपयोग पोटेशियम परमैंगनेट, कृत्रिम रेशम, विरंजक चूर्ण व रोगाणुनाशक बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो इसमें ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों ही गुण पाए जाते हैं। इसका उपयोग पुराने चित्रों को चमकाने, घाव को रोगाणुनाशक करने, रॉकेट के ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, विरंजक चूर्ण के रूप में, सौंदर्य आदि प्रसाधन में किया जाता है। गंधक का अम्ल, तो इसका उपयोग विरंजक चूर्ण, उर्वरक निर्माण, पेट्रोल शुद्धिकरण, बैटरी, विद्युत लेपन, धातु के निष्कर्षण आदि में किया जाता है। यह अम्लों का राजा है। इसके बाद में हम आगे देखें अमोनियम क्लोराइड के बारे में।
तो इसे नौशादर भी कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत बैटरी, प्रयोगशाला में अभिकर्मक निर्माण, औषधि के रूप में बर्तनों पर कलई करने में तथा कपड़ों को रंगने में भी किया जाता है। कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में बात करें तो इसके अनेक यौगिकों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। कार्बन के अपर रूप निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है हीरा। तो यह कार्बन का शुद्ध रूप है। यह अति कठोर व विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने, कांच व संगमरमर काटने के औजार बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग शुष्क सेल व पेंसिल बनाने, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने व शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। फुलरीन की बात करें तो यह कम स्थायी व उच्च चालक होता है। रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं आगे अगले टॉपिक में। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण शरीर में खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण, श्वसन क्रिया, दूध से दही जमना, फलों का पकना, किण्वन द्वारा शराब का निर्माण, चावल या गेहूं के आटे के किण्वन द्वारा इडली डोसे का बनाना, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, आटे से रोटियां बनाना आदि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहला प्रकार बहुत ही सरल है, योगात्मक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो अथवा अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर नया पदार्थ बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं NH3 अमोनिया होता है, प्लस HCl नमक का अम्ल होता है। तो इसको अगर दोनों को अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें ये दोनों जुड़ते हैं और बनाते हैं NH4Cl अमोनिया क्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट में देखें तो अपघटन अभिक्रिया। जब अभिक्रिया में किसी बड़े यौगिक के अपघटन से दो या अधिक छोटे नए यौगिक बनते हैं तो उसे अपघटन क्रिया कहते हैं। अपघटन क्रिया तब होती है जब तापमान, विद्युत या प्रकाश के रूप में ऊष्मा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट में हम अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण तो देखते हैं 2H2O। अगर इनका दोनों का अपघटन कराते हैं तो होता है O2 प्लस 2H2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा उदाहरण तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इनको दोनों का अपघटन करवाते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है। इसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया में देखें तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों में से अधिक सक्रिय तत्व द्वारा दूसरे तत्व समूह का विस्थापन होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो Zn प्लस CuSO4 तो बनता है ZnSO4 प्लस Cu। उपरोक्त क्रिया में जस्ता Zn ने कॉपर सल्फेट Cu2SO4 से तांबे का विस्थापन कर जिंक सल्फेट का निर्माण किया है। तो ये विस्थापन है, ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर होता है जिसमें अभिक्रिया है वो पूर्ण होती है। मंद एवं तीव्र गति की बात करें तो ये दो अभिक्रियाएं होती हैं। इनमें हम देखते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में लंबा समय लगता है वे मंद क्रियाएं कहलाती हैं तथा जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में बहुत न्यून समय अर्थात 10 से 12 सेकंड तक का समय लगता है तो उन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण है मंद क्रिया का H2CO3। अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो H2O प्लस CO2 ये लगभग 60 सेकंड में पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से तीव्र क्रिया की बात करें तो ये NaOH प्लस HCl। तो अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl प्लस H2O यह अभिक्रिया 10 से 12 सेकंड में पूरी हो जाती है। नेक्स्ट में देखें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण इस अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है अथवा हाइड्रोजन का त्याग करता है।
उदाहरण देखें तो C+O2 CO2। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अपचयन की बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अपचयन कहते हैं। उदाहरण के लिए C4O+H2। तो ये दोनों अभिक्रिया होती है। तो देखते हैं C4+H2O। इसी प्रकार से उदाहरण अगला देखें तो Fe छोटा कोष्टक SO4 कोष्टक बंद और 3+H2O तो बनती है 2FeSO4 प्लस H2SO4। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया में देखें तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है वे ऊष्माक्षेपीय विक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए N2+3H2 अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो 2NH3 प्लस 93.33 Kj ऊष्मा बनती है। ऊष्माशोषीय विक्रिया में देखें तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषीय विक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए एक परख नली में अमोनियम क्लोराइड डालकर उसमें कुछ पानी की बूंदें डालिए। परख नली को छूने पर आप अनुभव करेंगे कि परख नली ठंडी हो जाती है। इस क्रिया में ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट में हम देखें तो कृत्रिम रेशे, जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उनको हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। जैसे नायलॉन, तो ये एमाइड बहुलक होते हैं। ये अधिक मजबूत एवं विलायकों में अघुलनशील होते हैं। इनका उपयोग वस्त्र बनाने, टायर एवं रस्सी बनाने में किया जाता है। टेरालिन की बात करें तो यह कृत्रिम रेशा है। इसका उपयोग वस्त्र एवं चुंबकीय टेप बनाने में किया जाता है। ये एक्रिलिक रेशे होते हैं। डेक्रोन की बात करें तो यह पॉलीएस्टर से निर्मित होता है। यह रेशा बहुत ही मजबूत होता है। डाइनेल की बात करें तो यह एक्रिलिक एवं विनाइल क्लोराइड से बनता है। फाइबरग्लास की बात करें तो यह कांच से बनता है। परमाणु भार, अणुभार एवं मोल धारणा। सबसे पहले बात करेंगे परमाणु भार की। तो परमाणु एवं अणु का भार इतना सूक्ष्म होता है कि इसे किसी रासायनिक अथवा भौतिक तुला से नहीं नापा जा सकता है। इसकी इकाई को AMU से मापते हैं या इसकी इकाई AMU होती है। किसी भी तत्व का परमाणु भार वह भार है जो बताती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 का कितना गुना भारी है। परमाणु भार का सूत्र देखें तो तत्व के एक परमाणु का भार बट्टा कार्बन 12 समस्थानिक का 1/12 भाग। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को उस परमाणु की परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह हमेशा एक पूर्णांक होती है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। सबसे कम परमाणु संख्या हाइड्रोजन की मात्र 1 होती है एवं द्रव्यमान भी सबसे कम इसी का होता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में केवल 1 प्रोटॉन व 1 इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। यह सबसे हल्का तत्व है। किसी तत्व जैसे कार्बन C के संकेत में द्रव्यमान संख्या A व परमाणु क्रमांक Z को दर्शाने का तरीका है ZCA। उदाहरणार्थ 6C12, इसमें परमाणु संख्या 6 तथा द्रव्यमान संख्या 12 है। अणुभार की बात करें तो अणु भी अति सूक्ष्म कण होते हैं परंतु वे स्वतंत्र होते हैं। इनका भार भी परमाणु के समान ही ज्ञात किया जाता है। मोल अवधारणा की बात करें प्रत्येक पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु अथवा अणु होती है। 1 मोल अवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23 को दर्शाती है। इस तरह किसी तत्व के 6.023 × 10⁻23 परमाणु का भार उस तत्व के ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। यह मात्रा तत्व का 1 मोल कहलाती है। 1 मोल में उसके 6.023 × 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें दोस्तों। और हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की होंगी। आपने हमें महत्वपूर्ण इतना जो समय दिया है उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे वीडियो सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारा ये जो छोटा सा प्रयास है ये आप सबको कैसा लगता है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। सभी दोस्तों तक हमारे महत्वपूर्ण वीडियो पहुँचाएँ और सभी दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ें, जिससे ये जो हमारा परिवार है यह और बढ़े और हम सब और अच्छी जानकारियाँ ऐसे ही हमारे YouTube चैनल से प्राप्त करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए। सो थैंक्स।